हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। तो दोस्तों, आज जिस विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है मुंबई कोस्टल रोड। अगर हम इसकी बात 2030 में करते हैं तो उसका फ्यूचर इम्पैक्ट क्या रहेगा। तो मुंबई कोस्टल रोड ये जो डेवलप किया जा रहा है, ये बृहन मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द्वारा बनाया जा रहा है और ये मुंबई के वेस्टर्न कोस्ट लाइन में बनाया जा रहा है ताकि ये साउथ मुंबई को कनेक्ट करे। ये मुंबई मरीन लाइन्स या नरीमन पॉइंट से लेके वेस्टर्न में जितने भी सबर्बन्स हैं, फिलहाल कांदिवली तक, ये बांद्रा वर्ली सी लिंक से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये जो बेसिकली है, ये कॉम्बिनेशन रहेगा आपका रिक्लेम लैंड के साथ सी वॉल प्रोटेक्शन रहेगा। इसको इंक्लूड करते हैं तो हम लोग टनल्स हो गए, ट्विन टनल्स हो गए, मरीन लाइन और वर्ली के बीच में इंटरचेंजेस, अंडरपासेस, प्रोमेनेड्स, ये सब इंक्लूड होगा ये कोस्टल रोड के अंदर। तो अगर हम इसकी की फैक्ट्स और डिटेल्स जानते हैं तो बात करते हैं। जो फेज़ 1 में 10.5 किलोमीटर है मरीन लाइन से वर्ली जो तक बनाया जा रहा है और ये टनल और सरफेस रोड के साथ रहेगा। दूसरा फेज़ जो इसका एक्सटेंड हो रहा है, ये जो है कांदिवली से लेके आगे वर्सोवा और बांद्रा लिंक तक ये कंस्ट्रक्ट होगा। और इसका कॉस्ट हमें देखने को मिल रहा है कि ये दूसरे फेज़ 1 का जो कॉस्ट हमें 13,000 करोड़ का लागत आ रही है, तो ये एडिशनल कॉस्ट हो सकता है अगर इसको डिले बना हो जाता है तो। तीसरा है कि ये करंट स्टेटस अगर हम 2024-25 की बात करें तो ये साउथ व नॉर्थ बाउंड सेगमेंट जो है मरीन ड्राइव, वरली, हाजी अली और जो स्ट्रेचेस में ये ओपन हो चुका है, लेकिन इंटरचेंजेस, अंडर पासिस, कार पार्क्स और अंडर कंस्ट्रक्शन जो है, ये फाइनल कंप्लीशन जो बनाना है तो ये करीबन डिले हो सकता है 2026 तक। तो ये कुछ वर्किंग डॉक्यूमेंटेशन और इसका प्रोसेस अभी भी चालू है। अब ये देखते हैं कि पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या रहेगा 2030 तक। अगर हम आने वाले 5 साल में देखते हैं कि मुंबई कोस्टल रोड का बेनिफिट क्या हो सकता है, तो ड्रामेटिक, सबसे पहला है कि ड्रामेटिक रिडक्शन ट्रैवल टाइम में हो जाएगा। स्पेशली साउथ मुंबई से वेस्टर्न सबर्बन में अगर हमें जाना है तो आपको जैसा ट्रैवल करते समय कांदिवली गोरेगांव पहुंचना है 2 घंटे से, आप प्रीवियसली जो जाता था आपका टाइम, तो उसमें हम 40 मिनट या 45 मिनट तक कवर कर सकते हैं। दूसरा है कि रिड्यूस फ्यूल, मतलब आपका गाड़ी का फ्यूल बचेगा, कंजम्पशन और पोल्यूशन को बचेगा। फास्टर आपका ड्राइव होगा, डिलीवरी होगा, जल्दी से जल्दी आप पहुंचने की उम्मीद रख सकते हैं। पोल्यूशन, कार्बन एमिशंस को ये कंट्रोल में रखेगा। और हम लोग ये देख रहे हैं कि 35% रिडक्शन इन फ्यूल यूसेज हो सकता है। तो कार्बन जो एमिशन है, ये फुटप्रिंट अगर हम 1800 से 2000 टन का हम लोग सेव कर सकते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन भी हम लोग कंट्रोल में ले आ सकते हैं। इसके साथ साथ बेटर ट्रैफिक डिकंजेशन कर सकते हैं हम लोग। नॉर्थ और साउथ वेहिकुलर ट्रैफिक की जो प्रॉब्लम है मुंबई में, इसको हम लोग सेंट्रल वेस्टर्न पार्ट्स के साथ प्रॉपरली इसको इंटीग्रेट करके इसको कंट्रोल में रख सकते हैं। प्रेशर हमें जो ट्रैफिक का देखने को मिलता है वो भी हम लोग कंट्रोल में आ सकता है। अर्बन एम्यूनिटी इंप्रूवमेंट्स होगी इसके साथ साथ, जैसे सी साइड प्रोमेनेड्स, पेडेस्ट्रियन अंडर पासेस, ग्रीन ओपन स्पेसेस, बेटर कनेक्टिविटी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है। बस रूट के साथ अच्छी तरह से इसको डेवलप और हो सकता है। और पांचवा है, ये रियल इस्टेट और इकोनॉमिक सेक्टर को बूस्ट करेगा। जैसा कोई भी डेवलपमेंट होता है, कोई भी रोड कनेक्टिविटी होती है, तो ये डेफिनेटली उसको बूस्ट करता है। जैसा आपका इंक्रीज प्रॉपर्टी वैल्यू हो जाएगी सब अर्बन्स में, और उस तरह से हाउसिंग, कमर्शियल डेवलपमेंट्स और जॉब कंस्ट्रक्शंस, ये सब एंसिलरी इनकम बेनिफिट्स आने चालू हो जाएंगे। इसके साथ साथ जो चैलेंजेस और रिस्क जो होती है वो भी थोड़ा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये देखा जाता है कि एनवायरमेंटल और मरीन इकोसिस्टम को इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये रिक्लेमेशन ऑफ लैंड लीड्स है, मरीन हैबिटेट, खासतौर पे मैंग्रोव्स, ये जो डैमेज होते हैं इसको एक चैलेंज हो सकता है। लोकल फिशरीज जो हो रही है, जैसा टीस एक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस जो मुंबई में काफ़ी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, तो उन्होंने अपने रिपोर्ट में टीस ने बताया था कि फिशर फॉल जो है वो काफ़ी ड्रॉप हो सकता है कंस्ट्रक्शन साइट अगर जैसे यहाँ पे आ जाती है। तो नॉन मेकेनाइज्ड फिशर फॉल हमें स्पेशली वो इम्पैक्ट हो सकता है। दूसरा है कि कॉस्ट ओवररन्स अपॉन क्वालिटी कंसर्न्स, जहाँ पे कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल के रिपोर्ट्स आते हैं, इसमें सेफ्टी, इनकम्प्लीट टेस्टिंग, ये ओपनिंग ऑफ इश्यूज आता है, एस्केलेशंस बियॉन्ड अलाउड लिमिट्स, ये सब इश्यूज हमें देखने को मिल सकते हैं। काफ़ी यहाँ पे नेविगेशन स्पैन जो होता है, वाइडनिंग जो वर्ली में हो रहा है फिशर बोट्स को लेके, उसमें भी इंक्रीज कॉस्ट होती है। जैसा 900 करोड़ से लेके उससे और क्वेश्चन रेज होते हैं कि इसकी कॉस्टिंग इससे किससे बढ़ सकती है। तीसरा है कि रिक्लेमेशन ऑफ सी राइज और कोस्टल फ्लडिंग रिस्क हो सकती है। अगर हम देखते हैं कि नेचर के साथ हम ज़्यादा खिलवाड़ नहीं कर सकते, जैसे लैंड रिक्लेमेशन, कोस्ट लाइन अगर हम लोग 100 से 300 मीटर अगर अंदर लेते हैं तो उसके सी वॉल्स, स्लुइस गेट्स, ड्रेनेज सिस्टम, प्रोटेक्ट अगेंस्ट हाई स्लैट टाइड्स, स्टॉर्म सर्ज, राइजिंग सी लेवल्स, ये सब हमें चैलेंजेस होती है डेवलप करने में। उसके साथ साथ हमें ये देखना होता है कि
प्रोटेक्शन फील्ड्स, कोस्टल फ्लडिंग डैमेज जो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हो रहा है उसका कहाँ तक इम्पैक्ट आ रहा है वो भी हमें समझना ज़रूरी होता है। चौथा है कि सोशल इम्पैक्ट्स, जैसा हमने देखा है कि फिशर फॉल्क को जैसा हम लोग डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं तो डिसरप्शन स्मॉल बिजनेस, पब्लिक एक्सेस, कोस्टल लाइन को इम्पैक्ट कर सकता है। एस्थेटिक और हेरिटेज कंसर्न्स होते हैं कुछ, जैसे इम्पैक्ट व्यूज़ होते हैं, एग्जिस्टिंग कोस्ट लाइन लैंडमार्क्स होते हैं कुछ, वो भी इम्पैक्ट कर सकते हैं। पांचवा है कि ट्रैफिक की डिमांड तो हम लोग पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जब हम लोग इंड्यूस ट्रैफिक डिमांड को देखते हैं तो हाई कैपेसिटी रोड्स, ज़्यादा लोग आएंगे, टेंट यूज़ करेंगे ज़्यादा गाड़ी, लेकिन ये टाइम रिड्यूस होएगा तो ज़्यादा आपको ट्रैफिक देखने को मिलेगा, बिकॉज काफ़ी लोग हमें यहाँ पे एक्सेस करने को देख सकते हैं कि मुंबई कोस्टल रोड का बेनिफिट लेने के लिए। तो उसके साथ साथ फ्यूचर मेंटेनेंस कॉस्ट भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे इसका एक देखा जा सकता है कि उसका भी एक इम्पैक्ट आ सकता है कॉस्टिंग को लेके, जैसा सी वॉल्स मेंटेन करना, ड्रेनेज, टनल, सरफेस रोड, इसको हम लोग निगलेक्ट नहीं कर सकते, और ख़ास तौर पे प्रोमेनेट को डेवलप रखना, मेंटेन करना उसका। तो ये सब चैलेंजेस होते हैं, बट अगर ये सब देखने के बाद भी इसका इम्पैक्ट अगर ओवरऑल हम देखते हैं तो इसका जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर हम 2030 या आने वाले 5 साल में देखते हैं तो। ख़ास तौर पे इसका फेज़ 2 कंप्लीट होता है, जैसे कांदिवली से लेके वर्सोवा, बांद्रा सिंगलिंग तक अगर हम जाते हैं तो फुल कोस्टल कॉरिडोर बन के आएगा, कनेक्टिविटी इम्पैक्ट करेगी, सबर्बन्स काफ़ी अच्छी तरह से कनेक्टेड रहेंगे वेस्टर्न सबर्बन साउथ मुंबई के साथ, और ये स्ट्रेन रिड्यूस करेगा जो आपके बाकी आर्टिलरी रोड्स के साथ। फिर इंटीग्रेशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा, बेस्ट बसेस, मेट्रो लाइन, पेडेस्ट्रियन, साइकिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बूम हो सकती है, मल्टी मॉडल ऑप्शंस लोगों को मिलेंगे, और ये डिपेंड करेगा कि आपको कौन से रोड से कनेक्टेड आपको रहना है और किस तरह से आपको एक्सेस करना है। तीसरा है कि एनवायरमेंटल मिटिगेशन और क्लाइमेट रिसिलेंस है, यहाँ पे जैसा हमने बोला कि सी वॉल्स, ड्रेनेज, स्लूइस सिस्टम्स, मैंग्रोव रिस्टोरेशन, ये हम लोग डेवलप कर सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है कि इसको अगर हम डैमेज करें तो इसके ऊपर उपाय नहीं है, इसको भी हम लोग रीडेवलप कर सकते हैं, और इसको फेज वाइज भी डेवलप कर रही है। तो एनवायरमेंटल क्लियरेंस को ये भी देखा जाता है कि जो भी हम लोग मैंग्रोव्स को डैमेज होता है तो उसको अलग लोकेशन में जाके कैसे उसको डेवलप करें, वो भी हम लोग ऑप्शन देख सकते हैं। सोशो इकोनॉमिक इक्विटी की बात करें तो कॉस्ट ऑफ, जैसा हमने देखना है, कॉम्पनसेशन होता है लॉस्ट लाइवलीहुड्स को लेके, इम्प्रूवमेंट जो भी है लोगों के रहन सहन में जो आती है, इनकम लेवल्स अप एंड डाउन होने के बाद उसको किस तरह से इम्पैक्ट कर सकते हैं, तो वो सोशो इकोनॉमिक इक्विटी को भी हमें देखना है। कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट ओवर टाइम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार अपफ्रंट कॉस्ट, फ्यूचर मेंटेनेंस, एनवायरमेंटल कॉस्ट, वेदर द बेनिफिट एक्चुअली उसका सेव हो रहा है क्या नहीं टाइम, उसको पोल्यूशन कंट्रोल में हो रहा है नहीं हो रहा है, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट लोगों को मिल रही है या नहीं मिल रही, वो सब जो भी है डिमांड, ये कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट ओवर टाइम, इसका एनालिसिस हमें देखना होता है टाइम टू टाइम पे, और उसका इम्पैक्ट ज़रूर पॉजिटिवली आना चाहिए। और ये अर्बन स्प्लोर और लैंड वैल्यू चेंजेस को देखा, जैसा ही हमने देखा है कि काफ़ी सबर्बन्स होते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, तो ये जैसा ही ये रोड कनेक्टिविटी बनती है तो इसकी कनेक्टिविटी आपस में कैसी रहेगी, और ये एक दूसरे को कैसे कनेक्ट रह के जल्द से जल्द लोगों को एक दूसरे लोकेशन से एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पहुंचा सकते हैं। उसके साथ ही इनकी इंक्रीज वैल्यू, लैंड वैल्यू, हाउसिंग डिमांड कैसी आ सकती है, तो ये सब एनवायरमेंटल क्लियरेंस के साथ साथ इसकी डेवलपमेंट भी होती है। तो अर्बन डेवलपमेंट और उसके लैंड वैल्यू चेंजेस पे जो इम्पैक्ट करता है ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो दोस्तों ये काफ़ी इम्पैक्टफुल और ये काफ़ी थॉटफुल ये टॉपिक था। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम आपके सामने टाइम टू टाइम लेके आएंगे। वीडियो देखने के बाद इसको सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके सामने पुट अप करने के लिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।